अफीफ ग्रुप की बुनियाद, क्योंकि अफीफ मेरे बेटे का नाम है, तो जब ये पैदा हुआ 1993 में, तो फिर मैंने अफीफ प्रिंटर से 1994 में इसकी बुनियाद मैंने खुद रखी थी। और मैंने तो अपने पूरे ख़ानदान में, बल्कि अपने फोर फादर्स के अंदर मुझसे पहले कोई बिजनेस नहीं करता था। आई एम द फर्स्ट वन जिसने 1976 के लगभग कोई या 75-76 के लगभग मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। और एट दैट टाइम मेरे पूरे मतलब ख़ानदान में, फोर फादर्स में, आगे पीछे किसी ने उससे पहले कभी बिजनेस नहीं किया था। और मैंने भी जो बिजनेस किया था वो बहुत ही छोटे से पैमाने पे। जब मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया था तो इट वाज नॉट अ गुड रिजल्ट, तो उस वक्त मैंने अपने फादर से कहा था कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख सकता, तो मैं बिजनेस करूँगा। तो मैंने अपने घर के गैरेज में एक छोटा से स्टोर से 17,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और वो 17,000 भी मैंने अपने फादर से बोरो किए थे 6 महीने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 महीने के बाद अपने फादर को वो 17,000 रुपये लौटा दिए थे। मैं प्रिंटिंग से वाबस्ता नहीं रहा कभी, लेकिन मैं जब मैंने अपने गैरेज से स्टार्ट किया तो उसके बाद मैं चला गया था बुल्टन मार्केट, वहाँ मेरिट रोड पर मेरी दुकान हुआ करती थी। और जो मेरे फादर थे, ही वॉज डबल MA फ्रॉम विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी, और मेरे फादर का जो शुमार होता था वो पाकिस्तान के चंद टॉप के जो इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे उनमें हुआ करता था। तो जो पैकेजिंग का बिजनेस था वो मेरे फादर का फेवरेट बिजनेस था, पसंदीदा बिजनेस था। तो मैंने अपने फादर के खातिर इस बिजनेस के अंदर 1982 में मैंने एक प्रेस खरीदा था, और उसके अंदर फिर वो मैंने अपने भाइयों के हैंडओवर करा था। और मेरे भाई द्वारा जो थे, मुझसे जो बड़े भाई थे, वो दोनों भाई उसको रन करते थे। और फिर 1984 के अंदर जब अफीफ पैदा हुआ 1993 में, तो फिर 1994 के अंदर मैंने जब अफीफ के नाम से बुनियाद रखी प्रेस की, तो उसको मैंने खुद रन करता हुआ आ रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका सफ़र 94 से लेके और आज तक उसकी जो कारकर्दगी वो आपके सामने है। प्रिंटिंग के लिए कहते हैं कि एक आदमी ने को एक जिन मिल गया और उसने कहा कि यार मुझे जो है ना तुम पूरे पाकिस्तान का बिजनेस ला दो। तो उसने कहा ये ले आका, और 2 मिनट में लेके आ गया। फिर किसी ने कहा कि यार एक काम करो, दुनिया की बेहतरीन मशीनें मुझे ला के दे दो। उसने कहा ये ला कर, मैं 2 मिनट में लेके आ गया। फिर उसने कहा यार मुझे प्रिंटिंग का स्टाफ और मशीन में दुनिया के बेहतरीन ला दो। तो बोले आका मुझे माफ़ करें, मैं वापस जा रहा हूँ। तो ये जो प्रिंटिंग का काम है, ये इंतहाई, अगर किसी की पर्सनालिटी को पॉलिश करना हो तो वो बंदा इस लाइन में अगर आ जाए तो उसकी पर्सनालिटी पॉलिश हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि प्रिंटिंग में आपको परफेक्शन चाहिए। जैसा भी आपने कहा कि मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ आता है। जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आपको परफेक्शन चाहिए। जब आप उसकी वो कर रहे हैं, अपना प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको 100% परफेक्शन चाहिए। जब आप उसकी प्रिंटिंग कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी की 100% आपको परफेक्शन चाहिए। अच्छा, हम क्योंकि कन्वर्टर भी हैं, तो हम कॉफ़ी के कप भी बनाते हैं, हम आइसक्रीम के कप भी बनाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक के कप भी बनाते हैं। तो उसके अंदर भी आपको 100% परफेक्शन चाहिए। इसलिए कि अगर आप मैकडॉनल्ड की या KFC की कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं और आप 1 साल से KFC की कॉफ़ी पीते हुए चले आ रहे हैं, और 1 साल बाद आपने अगर एक कॉफ़ी ली और वो कॉफ़ी का वो लीक हो गया और आपके कपड़े पर गिर गया, तो 1 साल की जो परफॉर्मेंस थी वो आपके पास उस दिन 0 हो जाएगी। तो प्रिंटिंग के अंदर और पैकेजिंग के अंदर, और स्पेशल जिस लाइन के अंदर हम हैं कन्वर्टर के अंदर, इसके अंदर आपको हमेशा 100% रिजल्ट चाहिए और 100% परफेक्शन चाहिए। और इसके अंदर डेफिनेटली बहुत ही पेनफुल काम होता है, बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है। इसलिए कि जब पेपर के सिलेक्शन से लेके, और जब हम जैसे अगर कॉफ़ी कप बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, तो उस कॉफ़ी कप के ऊपर एक लिड आती है, उस लिड का बैठना, उस लिड की परफेक्शन, तो इसके अंदर समझ ले कि टोटल परफेक्शन ही परफेक्शन आपको 100% चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पेपर बहुत बन रहा है। देखिए, पैकेजिंग जो है ना, वो दुनिया के अंदर इस वक्त $9 ट्रिलियन की पैकेजिंग मार्केट है, $9 ट्रिलियन की। ठीक है, पाकिस्तान में क्योंकि आपको मालूम है कि बेतहाशा मसाइल रहे हैं, कभी लॉ ऑर्डर्स के मसले रहे हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी के मसले रहे हैं, कभी आपके गैस के मसले रहे हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 22 करोड़ की आवाम जो है वो डेफिनेटली इम्पोर्ट बेस्ड आवाम तो किसी भी हाल में खुशहाल पाकिस्तान के लिए मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान को एनी हाउ मैन्युफैक्चरिंग बेस उनका बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रांग होना चाहिए। और जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होगा, ऑटोमेटिकली उतनी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अगर आप 20 से 25 साल का एक मुवाजना उठा के देखें,
तो पाकिस्तान जैसे शहर के अंदर, कराची जैसे शहर के अंदर या फैसलाबाद जो टेक्सटाइल का हब हुआ करता है, इन शहरों के अंदर आपको जो गैस मिला करती थी वो राशन कार्ड की तरह मिला करती थी। बिजली आपको एक हफ्ते के बजाय 2 से 3 दिन के लिए मिला करती थी। पानी आपको जो टैंकर के जो पानी आपको मिलना चाहिए था सप्लाई लाइन के थ्रू, वो पानी आपको टैंकर माफिया के थ्रू मिलता था। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इतना बढ़ गया कि उसको मजबूरन आपकी जो मार्केट थी वो इंपोर्ट बेस बन गई। और उससे क्या हुआ कि हमारे मुल्क का तो नुकसान होता रहा, लेकिन जिन मुल्कों से हम इंपोर्ट करते थे उनके लिए हम एक समझ लें कि एक अच्छा रास्ता खोलते रहे, अपना दरवाजा बंद करते रहे और उनका दरवाजा खोलते रहे। और ये पाकिस्तान की जितनी भी तबाही हुई है, जब पाकिस्तान के जो 25 साल में जो इकोनॉमी पाकिस्तान की डिक्लाइन गई है, जो आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन गई है, तो उन सब के अंदर ये तमाम वो साजिशें थी। अब मुझे नहीं मालूम कि जो पिछली गवर्नमेंट थी वो शायद किसी और मुल्कों के लिए काम करती थी, या उनको क्या मुल्क के कारोबार को तबाह करने के लिए कोई ऐसी किकबैक मिला करती थी, या उसमें उनका कौन सा इंटरेस्ट पोशीदा था। ये आज तक मेरी समझ से बाहर है कि उन्होंने पाकिस्तान की बिजनेस को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को सत्यानाश कर दिया। और आज हम अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेपर बना रहे हैं। इसके अंदर आप पैकेजेस लिमिटेड को देख लें, वो टॉप का पेपर बना रहे हैं, बल्कि दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है स्टोरांजो, उसके साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा बुल्ले शाह के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर करा। सेंचुरी पेपर वाले हैं, बहुत अच्छा पेपर बना रहे हैं, बड़ी क्वालिटी वाले पेपर बना रहे हैं। लेकिन उनको भी, क्योंकि उनकी तमाम मिलें पंजाब में लगी हुई है, तो जब हम उनके पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि यार हमारे पास 3 महीना, जब सर्दी का मौसम आता है तो हमारे पास गैस की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो वो 3 महीना हम प्रोडक्शन से डिस्कनेक्ट रहते हैं। और इसी तरह आप देखें कि आपको अक्सर बेशतर आपको यहाँ पे मिलता होगा, नोटिफिकेशन मिलता होगा, क्योंकि हमारा आप तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तमाम एसोसिएशन के अंदर, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं काटी में, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं FPCCI के अंदर, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और भी दीगर जितने भी हमारी बिजनेस कमेटी के उन सब के अंदर आप तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि हर हफ्ते जो है ना एक वो आ रहा होता है, नोटिफिकेशन आ रहा होता है, जी कल गैस बंद होगी, परसों गैस बंद होगी, आज गैस बंद होगी, आज गैस का प्रेशर नहीं आ रहा। तो ये तमाम वजूहात हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान का बिजनेस तबाह बर्बाद हुआ है। और जैसे पेपर का आपने कहा, तो ये खाली पेपर नहीं है। पेपर अगर हमारे पास कंटिन्यूटी अगर होती यूटिलिटी की, तो हमारे पास पेपर की इंडस्ट्रीज मजीद और भी लग सकती थी और हमारी जो इंपोर्ट थी वो मजीद डिक्लाइन हो सकती थी। लेकिन क्योंकि हमारे पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर्स नहीं हुआ करता था, ये तो हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने माशाल्लाह से अपनी अनथक मेहनत और अपनी बेहतरीन विजन के साथ पाकिस्तान के अंदर अमन कायम कर दिया। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अभी भी, क्योंकि हमको तो देखें, चाहे सर दर्द हो, नजला जुकाम या बुखार, तो हमको एक ही नजर आती है, फौज नजर आ रही होती है। अगर कोई सियासतदान की ज्यादती है तो हमको फौज नजर आ रही होती है, कभी जल्जला आ जाए तो हमको फौज नजर आ रही होती है, कभी कभी फ्लड आ जाए तो हमको फौज याद आ रही होती है। तो अभी भी मैं समझता हूं कि अगर फौज ने थोड़ा सा कभी अगर इसको टेक ओवर कर लिया तो मेरे ख्याल से अभी भी वो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस की एक अच्छी एनवायरनमेंट देने में हमको कामयाब हो सकते हैं। नंबर 1 तो मैं स्मार्ट हूं नहीं, लेकिन जितना स्मार्ट हूं उसके रास एक तो ये कि मेरा ऑर्गेनिक्स के ऊपर बड़ा बिलीव है। मैं ठंडा पानी नहीं पीता, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, मैं अगर जूसेस पीता हूँ तो सिर्फ फ्रेश जूसेस पीता हूँ और सीजन के पीता हूँ। और आज के दिन में भी जो दूध है वो मैं टेट्रा पैक का नहीं पीता, मैं बड़े से दूध मंगवाता हूँ, उसी को बॉईल करके अच्छी तरह से उसी को पीता हूँ। दही मैं अपने घर में अपने खुद जमा के पीता हूँ। तो मेरा ऑर्गेनिक्स के ऊपर बड़ा बिलीव है। और दूसरा ये कि मैं आंधी आए तूफान है 1.5 घंटा बैडमिंटन ज़रूर खेलता हूँ। तो ये जो कोई भी किसी किस्म का खेल, और बल्कि मैं तो आपके तवज्जो से और भी जितने बिजनेसमैन हैं मैं उनको एक मशवरा दूंगा कि जो शुगर होती है या ब्लड प्रेशर होते हैं ना, ये शुगर कभी मीठा खाने से नहीं होती। ये जो ब्लड प्रेशर होता है कभी आपके, अगर आपकी नींद के डिसऑर्डर्स नहीं है तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और अगर आप कोई गेम खेलते हैं, कोई भी गेम खेलें, किसी भी किस्म में गेम खेलें, तो आपको शुगर के चांसेस जो है वो तकरीबन 0.25% रह जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो शुगर होती है ना वो मेंटल स्ट्रेस होती है, और जो कारोबारी आदमी है उसके पास सुबह से शाम तक सवाए स्ट्रेस के कुछ भी नहीं है। तो जब आप कोई गेम खेलने लगते हैं तो आप अपने पूरे दिन की स्ट्रेस से जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आपका पूरा फोकस 1-1.5 घंटा अपने गेम के ऊपर होता है। और उसके बाद भी जो है ना कंटिन्यूस आप अपने उन तमाम मामला से डिस्कनेक्ट होकर अपने जो आपका गेम आपने 1.5 घंटा खेल होता है आप उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, किसी भी किस्म का कोई खेल। देखिए हमारी KFC के साथ एसोसिएशन है और ऑलमोस्ट KFC जिस दिन पाकिस्तान में आया था उसके 1 या 1.5 साल बाद हमारी उनके साथ एसोसिएशन कायम हुई थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से कोई 20 साल से ज़्यादा होने वाले होंगे हमारी उनके साथ एक अल्टीमेट किस्म की एसोसिएशन कायम है। और बल्कि
सिर्फ केएफसी पाकिस्तान के साथ ही अब हमारी महदूद नहीं है, बल्कि अब हम इस वक्त दुनिया के अंदर तकरीबन 16 मुल्कों में केएफसी को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके अंदर हमारा इंग्लैंड केएफसी भी है, और मिडिल ईस्ट के अंदर केएफसी है, दुबई केएफसी है, दोहा केएफसी है, इजिप्ट केएफसी है, अपना मोरक्को है, अपना बहरीन है, आपके कुवैत है, आपका मस्कत है। तो हम तकरीबन 15 से 16 मुल्कों में केएफसी को इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी एसोसिएशन मैकडोनल्ड जब यहाँ पे आया था उस दिन से उनके साथ आज तक चलती चली आ रही है। बर्गर किंग के, बास्किन एंड रॉबिन्स के, पापा जॉन्स के, और आपके समझ लें कि हार्डीज के, और ऐसे कुछ और ऐसे ब्रांड हैं जिनके पूरे पाकिस्तान में ओनली सिर्फ और सिर्फ हम उनके अप्रूव सप्लायर हैं। और लीगली तौर पे पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान भी, पापा जॉन्स भी, आपके बास्किन एंड रॉबिन्स, ये सारे जितने हैं ये सब लीगली तौर पे पाकिस्तान में हमारे अलावा किसी और से पैकेजिंग नहीं ले सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इनके साथ बहुत दिन से, जब से ये ब्रांड आए, जब से हमारे उनके साथ एफिलिएशन चल रही है। यूनिलीवर हमारा एक बहुत अच्छा क्लाइंट है, नेस्ले हमारा अच्छा क्लाइंट है। हमारे पाकिस्तान के जितने भी आप अगर बड़े ब्रांड लेंगे और जितने मल्टीनेशनल ब्रांड लेंगे वो सब के सब हमारे कस्टमर हैं। और इस वक्त हम कोट ये करते हैं कि जितनी पैकेजिंग के अंदर फास्ट फूड पैकेजिंग की जितनी वैरायटी हम अंडर वन रूफ बना रहे हैं उतनी पूरी दुनिया में कोई और नहीं बना रहा। और जब हम एक्सपोर्ट मार्केट में गए तो यही वो वजूहत हैं जो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और जो हमारे कस्टमर, हम उसके पास जाते हैं, जब हम उसको अपनी तमाम वैरायटी बताते हैं तो वो हमारे पास शायद चंद सेकंड या चंद मिनट्स लगाता होगा हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करने में। क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है कि कोई जो है वो पेपर बैग का एक बहुत बड़ा सेटअप लेके बैठा हुआ है, कोई जो है वो प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा सेटअप लेके बैठा हुआ है, कोई जो है वो अपने आप को पेपर बैग का बहुत बड़ा एक्सपर्ट बना के बैठा हुआ है। हम पूरी दुनिया के अंदर एक वो वाहिद पैकेजिंग कंपनी है जो प्लास्टिक से लेके छुरी, चमचा, कांटा, नैपकिन, पेपर बैग, पिज़्ज़ा बॉक्सेस, बर्गर बॉक्सेस, हर वैरायटी हम अंडर वन रूफ बना रहे हैं। तो जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनको सबसे बड़ी आसानी होती है कि अगर वो पेपर कप लेने के लिए जाते हैं टर्की या चाइना तो वो उनको पूरा कंटेनर लोड मांगते हैं। वो अगर नैपकिन लेने के लिए जाते हैं तो उनसे पूरा कंटेनर लोड मांगते हैं। तो वो हमारे साथ उनका एडवांटेज क्या होता है कि वो हमारे साथ जब कंटेनर लोड करते हैं तो अपनी कंप्लीट वैरायटी को लोड करते हैं और हर के उन्होंने कहते हैं इसके 2 पाले डालो, इसके 4 पाले डालो, इसके 6 पाले डालो पूरा। तो उनको हर महीने की इन्वेंट्री ही 1 से 2 महीने की इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, आइंदा 6 महीने की इन्वेंट्री उनको रखने की जरूरत नहीं पड़ती। और हम वाहिद समझ लें कि जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की भी मैं समझता हूँ कि जो पैकेजिंग के अंदर जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, शायद मेरा अपना ख्याल है कि वो सबसे ज़्यादा हमारी है। और हम 15-16 मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी जो सबसे बड़ी मार्केट है वो इंग्लैंड है, सेकंड नंबर पे जो हमारी मार्केट है वो मिडल ईस्ट है, थर्ड नंबर पे हमारी जो मार्केट है वो कनाडा है, और चौथे नंबर पे यूरोप है। और अब हम यूएसए के अंदर अपनी मार्केटिंग करने के लिए जा रहे हैं। जैसे अभी हमने अपनी बहुत ज़्यादा काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी है अपना इक्विपमेंट के अंदर। हमने जगह आपने देखी होगी कि पहले हम 2 एकड़ की जगह पे थे, आज हम 6 एकड़ की जगह पे बैठे हुए हैं। फिर हमारे पास एक बहुत ही सीनियर हमारे CEO आमिर नियाजी जो कराची बिजनेस कम्युनिटी की है, कराची के बहुत चंद सीनियर तरीन और कामयाब तरीन CEO में से एक उनका शुमार होता है माशाल्लाह से। आज वो हमारे CEO हैं। ज़फ़र खान हमारे क्वालिटी को हेड कर रहे हैं जिनका यूनिलीवर का 25 से 30 साल का तजर्बा है। सईद आज़म हमारे सप्लाई चेन को हेड कर रहे हैं, उनका भी यूनिलीवर का 25 से 30 साल का तजर्बा है। HR के अंदर हमारे खैरुन्निसा हैं जिनका माशाल्लाह से इंटरनेशनल टेक्सटाइल में और दूसरी कंपनीज के अंदर 20 से 22 साल का तजर्बा है। तो हम एक बहुत ही एक्सलेंट टीम, बहुत ही एक्सलेंट इक्विपमेंट और बहुत ही एक्सलेंट एनवायरनमेंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लेके चल रहे हैं। और हमारा आने वाला वक्त जो होगा वो हम समझते हैं कि शायद हम दुनिया के जो चंद टॉप के पैकेजिंग कंपनीज होंगी शायद उनमें हमारा भी शुमार होना शुरू होगा। देखिए कंपटीशन से बहुत सारे लोग घबराते हैं और मैं कहता हूं कि कंपटीशन इज द बेस्ट और कंपटीशन होना चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आपको इंप्रूव करने के लिए नहीं मिलेगा, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आपको अपना दिमाग और उन सबको अपने बिजनेस में लगाने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अगर आपको टाइल्स खरीदनी है तो आप टाइल मार्केट में जाएंगे, अगर आपको कपड़ा खरीदना है तो आप कपड़ा मार्केट में जाएंगे, अगर आपको गोश्त खरीदना है, सब्जी खरीदना है तो आप सब्जी मंडी जा रहे होंगे। ठीक है, अब अगर आप टाइल खरीदने के लिए जा रहे होंगे तो उस टाइल मार्केट के अंदर 200 दुकानें होंगी और अगर उसकी निस्बत फर्ज करें कि अगर टाइल मार्केट है 26 स्ट्रीट के ऊपर और एक बंदे ने टाइल की दुकान खोली है फेज 2 के अंदर, तो अगर आप उस टाइल वाले की दुकान पे फेज 2 वाली दुकान पे जाएंगे तो आपको कोई वैरायटी नहीं मिलेगी, आपको कोई वो नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम आप कहेंगे नहीं यार मैं काम करता हूँ, मैं मार्केट ही जाता हूँ, वहाँ पे इतने सारे टाइल वाले बैठे होंगे तो मुझे शायद ज़्यादा वैरायटी और ज़्यादा मुझे मेरे पास ऑप्शंस ज़्यादा आ जाएंगे।
तो जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो वहां पे आपके पास कारोबार और आपके क्लाइंट ऑटोमेटिक आपके इसलिए बढ़ते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि एक जमाने में जब वॉल्स आइसक्रीम यहां पे आई तो उस जमाने में पाकिस्तान में पोलका और इग्लू बड़े टॉप के हुआ करते थे और लोगों का कहना होता था कि शायद पोलका और इग्लू वालों को अपना कारोबार बंद करना पड़ जाएगा। लेकिन जब उन्होंने इंतहाई एग्रेसिव मार्केट करी तो आप यकीन माने कि इग्लू का और पोलका का जो बिजनेस है वो भी डबल हो गया और वॉल्स वालों को पोलका खरीदने उनकी मजबूरी बन गई और उन्होंने पोलका को बाई आउट कर लिया। और अगर इग्लू की भी शायद अगर सेटअप ऑल ओवर द पाकिस्तान होता तो शायद उनको इग्लू भी खरीदना पड़ जाता। तो कंपटीशन से कभी नहीं घबराना चाहिए और कंपटीशन के अंदर जरूर आना चाहिए और कंपटीशन आपको पॉलिश करता है। देखिए टैक्स के अंदर हमारा हमेशा से एक बहुत बड़ा मसला ये रहा है कि हमारे यहाँ माली वो क्या वजूहत हैं जिनकी बिना पर टेस्ट नेटवर्क के अंदर लोग नहीं बढ़ पा रहे और यही वो वजूहत हैं जिनकी बिना के पर आपकी जो इकनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं हो पा रही और जब आपकी इकनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं होती है तो आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता है और फॉरेन इन्वेस्टर आपके पास नहीं आते हैं। और इसकी वजह से सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि देखें गवर्नमेंट को मुल्क चलाने के लिए एक पैसा तो चाहिए होता है और जब वो पैसा चाहिए होता है तो हर साल उसके अंदर क्योंकि वो आ रहा होता है तो हर साल उनको पैसा बढ़ा के चाहिए होता है। तो जब आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर नहीं बन पा रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो सारा का सारा बोझ उठा के उन लोगों के ऊपर डाल देते हैं जो ऑलरेडी टैक्स पे कर होते हैं और ये भी उसका हिस्सा है। जो मैंने आपको बताया ना कि पिछले 20 से 25 साल गवर्नमेंट जो काम करती थी कि भाई ना बिजली मिल रही ना पानी मिल रहा है ना टैक्स मिल रहा है और उसके ऊपर से बिजनेसमैनों के ऊपर सनतकारों के ऊपर जो टैक्स का बोझ है वो डबल से ट्रिपल होता चला जाता था। तो यही वो वजूहत थी जो आपकी पाकिस्तान की मईशत से पैसा निकल कर या तो रियल इस्टेट के अंदर चला गया और या वो पैसा जो है आपका निकल कर स्टॉक मार्केट के सट्टे के अंदर चला गया। देखिए अगर टैक्स नेटवर्क के अंदर अगर गवर्नमेंट आज भी चाहेगी तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट विद इन नो टाइम इस वक्त टैक्स पेयर को डबल से ट्रिपल कर सकती है। पाकिस्तान की अगर आप बड़ी जितनी भी होलसेल मार्केट है आप वहां पे चले जाएं तो वहां पे मेरे ख्याल से शायद 25% भी लोग नहीं होंगे जो टैक्स दे रहे होंगे, 75% ऐसे होंगे जो नॉन फाइलर होंगे। और अगर नॉन फाइलर और फाइलर रखना है तो मैं तो आज फाइलर हूं और मैं कहता हूं आप मुझसे 1 करोड़ रुपए आज ले लें और आप मुझे नॉन फाइलर कर रहे हैं क्योंकि नॉन फाइलर के जो फायदे हैं वो फाइलर की निस्बत डबल ट्रिपल है। उनको ना कोई हिसाब देना है ना उनको कुछ किताब देना है। वो साल में एक गाड़ी लेंगे वहाँ पे उनको चंद हज़ार रुपये ज़्यादा दे देने पड़ जाएंगे। वो कहीं पे अगर टिकट लेने के लिए जाएंगे तो शायद उनको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देना पड़ जाएंगे। लेकिन जो फाइलर है उसको तो हर वक्त टैक्स नोटिस के साथ ही फेस करना पड़ता है। अच्छा अब सवाल ये है कि लोग नेटवर्क में आते क्यों नहीं है। लोग इसलिए नेटवर्क में आते हैं कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है और इसके अंदर मेरा बड़ा मुशाहिदा है और मैंने तो इसके अंदर जब ये इमरान खान की गवर्नमेंट ने आने के बाद जब इकनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिश करी थी, जब उन्होंने लोगों को टैक्स नेटवर्क में लाने की कोशिश की थी तो मैंने हमेशा गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था और अपनी बिजनेस बरादरी से हट कर उनको सपोर्ट किया था। और आज भी मैं हर उस हुकूमत को और हर उस FBI के हेड को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ जो लोगों के टैक्स नेटवर्क के अंदर लोगों को मजीद टैक्स पेयर की तादाद को बढ़ाएं। इसलिए कि अगर टैक्स पेयर की तादाद नहीं बढ़ेगी तो हमेशा हर आने वाले वक्त के अंदर जितना बोझ होगा वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टैक्स पेयर के ऊपर पड़ता रहेगा जो आज टैक्स पेयर हैं। तो इसी तरह से लोग इंडस्ट्रीज से बदल होके लोग कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा होगा, कोई बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रहा होगा। अब आप गौर ये करें कि अगर गवर्नमेंट की एक अच्छी पॉलिसी होती और दुनिया में जब टैक्स नेटवर्क के अंदर लोगों को बढ़ाए जाते हैं ना तो उनकी पॉलिसी क्या होती है कि वो शुरू के अंदर उनको सिर्फ पीनट मांगते हैं। वो कहते हैं जी ठीक है आप जैसे बड़ी मार्केट है ना वहां पे लोग जाते हैं और कहते हैं जी ठीक है आपने सिर्फ 5,000 रुपये महीने टैक्स देना है 3 साल तक, उससे पहले हम आपसे नहीं पूछेंगे। 3 साल बाद वो कहते हैं जी ठीक है अब आपको जो वो था 5,000 से बढ़ के अब 10,000 रुपये आ गया, 10,000 से बढ़ के आपके। तो वहां पे क्या होता है कि जब वो टैक्स नेटवर्क में आते हैं और उनको देखना है कि यार सर मुझे 5,000 रुपये महीने में देना ना महीने देना है तो वो कहते हैं यार कोई बात नहीं मैं 5,000 रुपये महीना दूंगा लेकिन कम से कम टैक्स नेटवर्क में आ जाऊंगा। फिर 3 साल बाद आप 10,000 करते हैं और उसके बाद रफ्ता जब आप उनको टैक्स नेटवर्क में लेके आते हैं तो उनका होमवर्क पूरा हो चुका हुआ होता है और उनका जहन उस तक बन चुका हुआ होता है और आपके पास अगले 5 साल या 6 साल के बाद वो आपको अपना फुल फ्लैश टैक्स देने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन अभी जब गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने एक साथ ये कह दिया कि नहीं जी जो पहले टैक्स नहीं देता था उसको 17% सेल टैक्स देना पड़ेगा
और उसको इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो उनको जब हिट आ रही थी तो उनको 25% की हिट आ रही थी, जिसके ऊपर उन्होंने रिटिलेट करा और उन्होंने कहा नहीं हम तो टैक्स नेटवर्क में आने के लिए तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वो लोग सही थे। तो आज भी मैं आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट को मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आपने टैक्स नेटवर्क के अंदर लोगों को बढ़ाना है तो आप उनको मराद दें। देखिए एक छोटी सी मिसाल ये है अपना उमर, कि अगर आपके बच्चों को KFC भी पसंद है, मैकडोनल्ड भी पसंद है और पिज़्ज़ा हट भी पसंद है, और आपके जेब के अंदर KFC का 20% डिस्काउंट का कार्ड मौजूद है, तो आप मुझे बता दें प्रीफर कहां करेंगे जाने के लिए? आप कहेंगे नहीं यार ठीक है मेरे पास KFC का 20% डिस्काउंट है और जब मैं जाऊंगा तो मैं अपने आप को प्रीफर फील करूंगा, मैं अपने आप को VIP फील करूंगा कि हाँ देखो मैं KFC का एक अच्छा क्लाइंट हूं और मेरे पास 20% का डिस्काउंट है, तो आप अपने बच्चों को लेके KFC जाएंगे। तो इसी तरह FBR को चाहिए कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं, देखिए आज सारे गधे घोड़े एक ही जैसे हैं। जो 1 अरब का टैक्स दे रहा है उसको भी कोई मराहत हासिल नहीं है, जो 1 लाख रुपए का टैक्स दे रहा है उसको भी कोई मराहत हासिल नहीं है, और जो टैक्स नहीं दे रहा, जो टैक्स चोरी कर रहा है उसको भी वो तमाम मराहत हासिल है जो 1 अरब वाले को हासिल है। तो यहां पे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहां पे FBR को एक तो मालिक है कि FBR को चाहिए कि एक एग्जीक्यूटिव लाउंज बनाए, और उस एग्जीक्यूटिव लाउंज के अंदर उनको कहे भी जैसे क्लब होते हैं ना आपके, अपना क्रिक क्लब है, बीच व्यू क्लब है, जिम खाना क्लब है, इसी तरह से क्लब बनाए और उस क्लब में कहें कि भाई जो बंदा एक स्लैब बना दें कि जो बंदा इतने से ज्यादा टैक्स देता है वो इसके अंदर इस क्लब को एंजॉय कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यकीन माने मैं आपको गारंटी दूंगा कि 3 साल के अंदर उस क्लब की कॉस्ट आपकी फ्री हो जाएगी। फिर आप एक स्लैब दे दें कि जी अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप इतना आप टैक्स पे रहे हैं तो आपकी क्यू बिल्कुल अलग होगी और इसके लिए आपके पास एयरपोर्ट के ऊपर एक लॉन्च होगा। इसी तरह से आप एक उनको डिस्काउंट कार्ड बना के दे दें कि हाँ भी ठीक है अगर आप टैक्स पे रहे हैं और आप कहीं पे जा रहे हैं किसी जगह तो आपको मुख्तलिफ किस्म के मराहत, मतलब इस टाइप की जब तक आप कोई चीज़ लोगों को नहीं देंगे, कोई इंसेंटिव नहीं देंगे, कोई मराहत नहीं देंगे तो लोग कहेंगे यार फिर मुझे टैक्स में नेटवर्क में आने की जरूरत क्या है। और जिस दिन आप ये मराहत देना शुरू कर देंगे यकीन माने कि लोग जो है ना दौड़ में लगेंगे कि नहीं यार मैं तो 500 मिलियन का टैक्स देता हूँ और अगर मैं 501 मिलियन का हो जाऊंगा तो शायद मैं इस क्लब का इंटाइटल हो जाऊंगा, तो वो खुद बढ़ा के आपको कहेगा नहीं यार मुझसे 500 नहीं 501 मिलियन का टैक्स ले लो। देखें जो इदारे बंद हुए ना वो इदारे के बंद होने की मेन वजूहत जो मैंने आपको बताई है कि एक ऐसा वक्त था कि जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर या कराची के अंदर खौफ का एक ऐसा आलम हुआ करता था कि अगर आपके बराबर में कोई मोटरसाइकिल भी आके रुकी ना तो आप कब कपा जाते थे। आज वो दौर तो खत्म हो गया। और वो दौर क्यों खत्म हुआ कि वो हमारे जैसे आपने शोले फिल्म देखी थी ना जिसके अंदर अमिताभ और धर्मेंद्र एक दो बंदे आते थे और उन्होंने गब्बर के एक बहुत पुराने जुल्म और सितम से उनको निजात दिलाई थी। तो इसी तरह से हमारे पास भी 2 हीरो आए थे, एक जनरल नवेद मुख्तार और एक बिलाल अकबर DG रेंजर्स। इन दोनों के टेन्योर अगर आप देखें तो इन दोनों के टेन्योर के अंदर इन्होंने माशाल्लाह से अल्टीमेट काम करा था और इन्होंने कराची को अमन का गहवारा बनाया और कराची से उस खौफ के बादल का खात्मा कर दिया। लेकिन वो खौफ तो खत्म हो गया, लेकिन यकीन माने कि उससे ज्यादा खतरनाक खौफ जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट की शक्ल में आ गया कि अब आज अगर आप कारोबार करते हैं तो कभी आपके पास FBR वाले आ रहे हैं, कभी आपके पास स्टैंप ड्यूटी वाले आ रहे हैं, कभी आपके पास SC वाले आ रहे हैं, कभी आपके पास हमको कम से कम 21 कंपनियों 21 इदारों को जो है ना हम जवाब दे रहे हैं। हम टैक्स पेयर हैं, तमाम भत्ताखोरों का बजट हमारे पर बनता है, तमाम अगवाकारों का बजट हम पे बनता है, FIA का बजट हम पे बनता है, कस्टम का बजट हम पे बनता है, FBR का बजट हम पे बनता है, इलाके से अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो उस सियासतदान का बजट हम पे बनता है। तो ये तमाम वो वबाले कि जिनसे लोगों ने जान छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा यार भाड़ में की इंडस्ट्री, भाड़ में का कारोबार, मुझे तो रियल एस्टेट के अंदर बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तो किसी ने अपना पैसा निकाल के दुबई भेज दिया, किसी ने अपना पैसा निकाल के कनाडा भेज दिया, किसी ने कहा जी मलेशिया इज माई सेकंड होम, और किसी ने कहा नहीं यार मैं तो अपने पैसे जो है वो बाहर के मुल्क में रख दूंगा। तो आपके कितने पैसे चले गए आप उसका हिसाब भी आज नहीं लगा सकते, और वो सिर्फ और सिर्फ क्यों गए कि आपकी गवर्नमेंट की किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं थी। अगर गवर्नमेंट आज बिजनेसमैनों को लिफ्ट कराती, अगर आज गवर्नमेंट अपने सनतकारों को लिफ्ट कराती, अगर आज गवर्नमेंट जो हमारे अपना एक्सपोर्टर्स है उनके रिफंड को वक्त पे अदा कर देती और उनके साथ एक अच्छा टैक्स नेटवर्क लेके आती, उनके साथ एक अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ बिजनेस की पॉलिसीज बनाती। आप देखें कितने अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में आज के दिन तक कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं है। हमारे पास जो मराहत हासिल है वो सिर्फ और सिर्फ 5 सेक्टर के हद तक महदूद है। तो क्या आप मुझे बताएं उमर कि अगर 5 सेक्टर में मैं नहीं हूं और अगर आज मैं पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो क्या मैं मुल्क की खिदमत नहीं कर रहा हूं? क्या मुझे वो तमाम मराहत नहीं मिलनी चाहिए जो 5 सेक्टर को मिल रही है? और बिलीव करें
कि अगर आज मैं 1 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस के एक्सपोर्ट कर रहा हूं और अगर वो बारात मुझे भी मिलना शुरू हो जाए जो 5 सेक्टर को मिलनी है, तो मैं आपको इन राइटिंग गारंटी से लेके दे सकता हूं कि मैं अगले साल 2 बिलियन की कर रहा हूँ और आइंदा 5 साल में मैं मान ली कितने बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। और इस तरह मेरे जैसे तो पाकिस्तान में हजारों सेक्टर्स पड़े हुए। देखिए, एक जमाना था आपका सर्जिकल गुड्स आपके एक्सपोर्ट हुआ करती थी, आज पीनट की तरह हो रही है। एक जमाना था आपकी स्पोर्ट गुड्स एक्सपोर्ट हुआ कर रही थी, आज पीनट की तरह एक्सपोर्ट हो रही है। एक जमाना था आपकी फार्मास्यूटिकल बेतहाशा एक्सपोर्ट हुआ करती थी, आजकल इतनी नहीं हो पा रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट की जो नाकस पॉलिसियां हैं उसकी वजह से एक आज के दिन तक सनतकारों में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आपका एतमाद बहाल नहीं हो पाया। हाँ, इस गवर्नमेंट ने अभी पिछले 1-2 साल में आने के बाद कुछ पॉलिसियां ऐसी करी हैं जिनसे लोगों को लगता है कि शायद ये गवर्नमेंट जो है वो आने वाले वक्त के अंदर एक्सपोर्टर्स को या सनतकारों को या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूम देना चाहती है और शायद इनका बाजू बनना चाहती है। तो कुछ मनात अब मिलना शुरू हुई है और अगर ये इसी तरह से ये चीज़ें चलती नहीं तो मुझे यकीन है कि आइंदा 2-4 साल के अंदर पाकिस्तान अपने तमाम मसाइल से निकलकर एक अच्छे ट्रैक पर चल जाएगा। देखिए, सिक्योरिटी इदारों के तो मैं समझता हूँ कि कराची के अमन के अंदर और कराची का जो बिजनेस दोबारा रिवाइव हुआ उसके अंदर सिक्योरिटी इदारों का बहुत बड़ा किरदार है। और अगर उस वक्त हमारे, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि हमारे कोर कमांडर हुआ करते हैं यहाँ पे नवेज मुख्तार साहब और डीजी रेंजर्स होते थे बिलाल अकबर, इन्होंने इसके ऊपर बड़ी अंतक मेहनत करी। और अच्छी बात यह है कि आज की पुलिस कल की पुलिस से बहुत बेहतर है और आज की पुलिस कल की पुलिस से बहुत ज़्यादा रिफाइन है और बहुत कॉपरेटिव है। तो हमने तो जब भी करंगी के अंदर, कराची के अंदर, जब भी हमें कोई किसी किस्म का मसला आया और हमने जब भी किसी भी फोर्स के, हमने जब कभी कोर कमांडर को आवाज़ दी वो हमारे साथ लब्बैक पे खड़े रहे, हमने कभी डीजी रेंजर्स के साथ कहा वो हमारे साथ लब्बैक पे खड़े रहे, हम कभी पुलिस वालों के साथ कोई मसाइल हुए किसी किस्म के हुए तो वो भी लब्बैक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में अगर आप देखें तो लॉ एंड ऑर्डर्स का, सिक्योरिटी के मामला जो है वो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम इदारों की आपको एक अल्टीमेट सिंसियरिटी नज़र आ रही होती है कि वो वाकई में इस वक्त बहुत ज़्यादा उसको, लॉ एंड ऑर्डर्स को और सिक्योरिटी को अहमियत देते हैं। और उसका मुंह बोलता सबूत आपके सामने है कि आज अगर आप पिछले दिनों से मुवाजना करें तो कितने अगवा बराए तावान होते थे, आज तकरीबन 0 के बराबर हैं। कितने टारगेट किलिंग हुआ करती थी, आज तकरीबन 0 के बराबर हैं। जो स्ट्रीट क्राइम में मोबाइल का छीनना, ये तो पूरी दुनिया के अंदर चलता है, लेकिन हमारे यहाँ उजागर ज़्यादा हो जाता है, दुनिया में उजागर इसका कम होता है। लेकिन ये स्ट्रीट क्राइम पूरी दुनिया में ना कोई आज तक रोक सका है और ना आजकल कोई रोक सकेगा। और बाकी अगर आप देखेंगे तो वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द सिक्योरिटी सिस्टम और जो जितने भी हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी कारकर्दगी से हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। ये जो आपका सवाल है ना उमर, ये $1 मिलियन का सवाल है और ये एक सवाल के अंदर पूरे पाकिस्तान बेहतर भी हो सकता है और पूरा पाकिस्तान जो है वो, देखिए, बेरोजगारी का खात्मा इस वक्त अगर आप गौर करें तो हमारी एनसीसी ने जो रोल प्ले करा कोविड के अंदर, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में सच अच्छा रोल शायद किसी ने प्ले नहीं किया होगा। और इन्होंने इस कोविड के बावजूद भी और इतने बड़े चैलेंज के बावजूद भी अपनी जो पॉलिसीज बनाई, इसके अंदर बेरोजगारी जितनी फैलने का खदशा था उसकी निस्बत बहुत कम फैली। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं कि अभी भी कुछ ऐसे कदम हैं जो इकदाम अगर गवर्नमेंट उठा ले तो हम इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं। और जितने लोग बिकॉज ऑफ कोविड अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं, हमारे पास उससे डबल अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं। उसके अंदर क्या है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक चीज़ ये देखना पड़ेगी कि हमारे कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो पहले एक्सपोर्ट किया करते थे और आज वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, उनके क्या प्रॉब्लम थे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके और दोबारा उनको मार्केट में लाना चाहिए। नंबर 2, उनको बड़े बड़े तमाम वो आइटम देखने चाहिए कि जो आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा डॉलर जाता है और डॉलर के डेफिसिट बढ़ने के बाद की वजह से हमारे मुल्क का जो कर्जा है वो उतना बढ़ जाता है। तो हमको सिर्फ एक्सपोर्ट को ही फोकस नहीं करनी चाहिए बल्कि हमको इंपोर्ट को भी फोकस करना चाहिए कि हम कौन कौन सी ऐसी इंपोर्ट है जिनको हम खत्म करके, जिन पे हम पाबंदी लगा के उन चीज़ों को हम पाकिस्तान के अंदर ग्रो करना शुरू करें। और मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि इस वक्त हम तकरीबन $4 बिलियन का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमारे पास, हम अपने हारियों को और अपने किसानों को हम अपना लेफ्ट ओवर समझते हैं और हम उनको इस वक्त बेरोजगार, हमने उनको छोड़ा हुआ है। तो अगर ये $4 बिलियन के एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दें तो, और यही अगर एडिबल ऑयल को हम यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर दें तो ये $4 बिलियन आपका बचेगा और आप अपने जो करीबी ममालिक है, जो आपके पड़ोस ममालिक है, उनके अंदर ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, तो बेतहाशा ममालिक को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो आज आपका नेगेटिव है वो आपका डबल पॉजिटिव में जा सकता है। इसी तरह से हम 22 करोड़
के अवाम होने के बावजूद आज हम सफ़ेद चना इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दाल चना इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दाल मसूर इंपोर्ट कर रहे हैं। इन तमाम के इंपोर्ट के ऊपर हमको बैन लगा देनी चाहिए और इनको भी हमको यहाँ पे लोकल ग्रो करना चाहिए। और अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन किनू है, पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन आम है और हम आम के और किनू की जूसेस इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनके ऊपर भी बैन लगा देनी चाहिए। पाकिस्तान की जो डेयरी है इसके ऊपर आप यकीन माने कि ऑस्ट्रेलिया ने कई दफ़ा के रिसर्च करा, उन्होंने कहा यार इनकी तो डेयरी की प्रोडक्ट और बहुत अल्टीमेट मतलब इनके पास वो मौजूद है। तो अगर हम आज दूध और दही भी इंपोर्ट कर रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि आज हम मसाफी के और कौन से पानी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए जिनके ऊपर इन तमाम आइटम्स की इंपोर्ट के ऊपर टोटल बैंड होना चाहिए और इनको हमको यहाँ पे ग्रो करना चाहिए। नंबर 2, हमको इस वक्त क्या करना चाहिए कि देखें, अगर आप आज के दिन में देखें तो जितने भी सनती इलाके थे उनकी जो लैंड थी वो आसमान से बातें कर रही है। ठीक है, हमारे यहाँ एक एमनेस्टी स्कीम आती है और हम कहते हैं जी ठीक है आप अपना पैसा बाहर से वापस ले आए और हम आपको 5% की छूट दे रहे हैं। वो 1 अरब रुपए लेके आता है और 5 करोड़ रुपए उसने दे दिए गवर्नमेंट को और उसके बाद उसने वही 95 करोड़ दोबारा वो आपके रियल एस्टेट में डाल देता है, जिसके अंदर दोबारा से उसके पास काले धन की एक इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट। ठीक है, आप एक एमनेस्टी स्कीम ऐसी लेके आए जिसके अंदर आप स्लैब बना दें कि अगर आप 1 अरब रुपए लेके आ रहे हैं और आप एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं और अगर आप हमको ये दिखा दें कि आपने कितनी मशीनें इंपोर्ट करी है और एक अंडरटेकिंग दे दें कि आप कितने लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं। अगर आप 50, ये स्लैब मैं आपको मिसाल के तौर पे कर रहा हूं, आप स्लैब बना दें कि अगर आप 50 आदमी को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो आपके 500 मिलियन के पैसे वाइट हो जाएगा और गवर्नमेंट को कुछ नहीं चाहिए। अगर आप 100 लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो आपका 1 अरब वाइट हो जाएगा। अगर आप 200 लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो आपका 2 अरब आपका वाइट हो जाएगा। इस टाइप के स्लैब बना के अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आएंगे तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा वो जितना बढ़ेगा आपके इंपोर्ट उतनी डिक्लाइन होगी और आपकी एक्सपोर्ट उतनी ही बढ़ेगी और आपके यहां से बेरोजगारी का उतनी ही तेजी के साथ खात्मा होगा। देखिए, बिजनेस एसोसिएशंस का किरदार बुरा नहीं है और बिजनेस एसोसिएशन होती हैं अपने हद तक लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे उसके अंदर बेतहाशा इस्लाहात की जरूरत है। और मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि उन बिजनेस एसोसिएशन के अंदर, क्योंकि देखें बिजनेस एसोसिएशन में क्या होता है कि हर साल 1 साल के बाद एक नया सदर आ रहा होता है और जो नया सदर आ रहा होता है कभी कभार ऐसा होता है कि उसका एक्सपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका कोई इंपोर्ट से ताल्लुक नहीं होता, उसके कोई कारोबार ही नहीं होता। ठीक है, अब 1 साल के अंदर उसको मईशत को जानने के लिए और कुछ भी करने के लिए अगर गवर्नमेंट उससे मशवरा लेती है तो डेफिनेटली 1 साल उसके लिए मशवरा देना नामुमकिन है। उसकी निस्बत मैं समझता हूँ कि जब इनको मशवरा लेना है तो ये एक काम करें कि टॉप के 5 टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स को बुलाएं, 5 टॉप के लेदर के एक्सपोर्टर्स को बुलाएं, 5 टॉप के जितने भी फार्मास्यूटिकल वाले एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको बुलाएं, 5 टॉप के सर्जिकल गुड्स के एक्सपोर्टर्स को बुलाएं। मैं पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी लाइन के और लोग होंगे 5, यानी कि जितने भी सेक्टर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, उन सबको बुलाएं और उन सबको बुलाने के बाद उनको कहें यार कि तुम अपना एक मशवरा दो कि तुम्हारा कारोबार कैसे बढ़ सकता है। क्योंकि बिजनेसमैन, सनतकार बकौल आजकल के लोगों के और सियासतदानों के बड़ा खुदगर्ज होता है, तो मैं तो कह रहा हूँ आप उसको इंतहाई खुदगर्ज बना दे, बोले यार तुम अपना मशवरा दो कि तुम्हारा कारोबार कैसे बढ़ सकता है। तो अगर मैं एक्सपोर्टर हूं और मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं कि मेरा कारोबार कैसे बढ़ेगा, तो अगर मेरा कारोबार बढ़ेगा तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। अगर मेरी बिजनेस ज्यादा बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो मेरे पाकिस्तान का बिजनेस ग्रो कर रहा है। अगर मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की खिदमत कर रहा हूं। तो बजाय इसके कि आप एसोसिएशन के लोगों को बुला के मशवरा करें, आप उन्हीं सेक्टर्स के एक्सपोर्टर्स को बुला के एक्सपोर्टर्स के साथ मशवरा करें कि तुम अपने मसाइल बताओ, तुम अपने प्रॉब्लम बताओ और तुम हमको अपने टारगेट बताओ कि अगर हम तुम्हें कौन कौन सी ऐसी इमारत है जिसके तुम्हारा काम रुक रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है और हम तुम्हारे उन मसाइल को सॉल्व कर दें, तो तुम हमको आज टारगेट दो कि तुम हमको कितनी एक्सपोर्ट बढ़ा के दोगे और उसके बाद उसको मॉनिटर करना शुरू कर दें कि हाँ भी ठीक है, अगर हमने टेक्सटाइल सेक्टर की मराद दी थी तो आज उन्होंने 1 साल में हमारी कितनी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ाई। आज अगर हमने पैकेजिंग सनत को एक्सपोर्ट के अंदर कुछ मराद दी थी तो आज उन्होंने हमारी कितनी एक्सपोर्ट बढ़ा दी। तो अगर उन लोगों से आप मशवरा लेंगे तो इट विल बी मच 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 बेटर देन कि जो आपको मशवरा जो एसोसिएशन के लोग दे रहे होंगे। देखिए, इमरान खान की पॉलिसी से रिलेटेड में देखें, इमरान खान की सिंसियरिटी में कोई सेकंड थॉट नहीं है कि वो सिंसियर, लेकिन अभी क्योंकि 3 साल ही उनको टोटल हुआ है आए हुए और गंदगी इतनी थी कि अभी तक वो कंफ्यूज है। आप देखें कि 3 साल के अंदर 4 वजीर खजाना चेंज हो गए, 3 साल मतलब अभी तक वो थोड़ा सा कंफ्यूज है और उनको अभी
लोगों को समझने में, मार्केट को समझने में, प्रॉब्लम को समझने में अभी 3 साल बहुत ही कम टाइम है। इसके लिए कम से कम अभी उनको 8 से 10 साल और लगे तो जाके कम से कम वो कुछ बेहतरी ला सकते हैं। हम इसके अंदर कुछ हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी हम, जैसे काशिफ इकबाल थैलेसेमिया, उसका भी मैं डायरेक्टर हूँ। उसी तरह से कुछ एक डेफ बच्चों का स्कूल है, उसके अंदर भी हम काफ़ी एक्टिविटी को हिस्सा ले रहे होते हैं। और फिर हमने अपने इंटरनल एक वो बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारे अपने 400-500 का स्टाफ है हमारा। तो इन स्टाफ के अंदर अगर किसी क्या शादी हो रही है, किसी के बच्चे का मसला है, किसी के हॉस्पिटल का मसला है, तो हम उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अपने लोगों को मतलब अनलिमिटेड फंड, अगर किसी की हाँ कोई ऐसी बीमारी हो जाती है उसके इमीडिएट पेरेंट्स के साथ या उसके बीवी बच्चों के साथ, तो हम वहाँ पे भी अनलिमिटेड पैसा खर्च कर रहे होते हैं। और इसी तरह से हम राशन की सप्लाई हमारी कंटिन्यूस हर महीने चल रही होती है। तो हम काफ़ी उनके अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम सीएसआर के अंदर काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं। देखिए उमर, ये जहाँ तक का प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट का है ना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक बात यह है। और ये हुआ भी क्यों, मैं आपको बताऊं कि ये सब मैंने आपको जैसे बताया ना कि पिछली 20-25 साल की जो गवर्नमेंट थी वो शायद किसी और के लिए काम क्या करती थी, और वो सारी ऐसी पॉलिसीज लेके आई जिनके बिहाफ के ऊपर पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद हो गई। देखिए हुआ क्या कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, पता चला जी पहले एक FI वाला आ गया, बाद में सेसी वाला आ गया, उसके बाद UBI वाला आ गया, उसके बाद स्टैम्प वाला आ गया, उसके बाद पता चला जी FBR से एक नोटिस आ गया। मैं तो बहुत ही परेशान बैठा था। इन द मीन टाइम मेरे पास एक प्रॉपर्टी डीलर आया और वो कहता है कि राशिद साहब एक प्लॉट मिल रहा है 500 गज का और बहुत अच्छे दामों में आपको दिला दूंगा। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो इंडस्ट्री चलाता हूँ, मैंने प्रॉपर्टी पे कोई इन्वेस्ट नहीं करना। इतने में बाहर से मुझे धमाके की आवाज़ आई और उसने मेरा दिमाग चेंज कर दिया। मैंने कहा यार ये तो रोज़ाना के हालात हैं और मसले चल रहे हैं, तो मैं काम करता हूँ कि कम से कम अपने बच्चों का मुस्तकबिल सेव करने के लिए, 2 मेरे बच्चे हैं, मैं दोनों बच्चों के लिए एक प्लॉट ले लेता हूँ। तो मैंने उसको कहा अच्छा ठीक है, तुम मुझे काम करो, मुझे 500 गज के 2 प्लॉट दिला दो। और उसके बाद मैं अपने काम धंधे में लग गया। 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो ब्रोकर मेरे पास आता है और कहते हैं सर वो जो मैंने आपको 500 रुपये गज के जो प्लॉट दिलाए थे ना, वो मैंने आपको 3-3 करोड़ के हिसाब से दिलाए थे और 4.5 करोड़ के हिसाब से बिक रहे हैं, तो अगर आप कहें तो मैं इनको बेच दूँ। तो वहाँ तो मैं बिल्कुल ही समझ लें कि मैं तो, मेरा तो दिमागी जो वो तो बिल्कुल अल्टीमेट चेंज हो गया। मैंने कहा यार मैं तो कारोबार यहाँ पे कर रहा हूँ, इंडस्ट्री चला रहा हूँ, मैंने 400 लोगों को एम्प्लॉय करा हुआ है, मैं FBR को भी टैक्स देता हूँ, एक्साइज को भी टैक्स देता हूँ, मैं विद होल्डिंग टैक्स भी दे रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें देने के बाद मैं जो साल में कमाता हूँ मुश्किल से 12 से 15% कमाता हूँ। अब ये जो मैंने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी करी थी, इसके ऊपर तो ना मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, ना मैंने इसके ऊपर सेसी दिया, ना मैंने UBI दिया, ना मैंने इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स दिया, ना मैंने इसके ऊपर सेल टैक्स दिया। और जो मेरी काला धन था, जो मैंने 3 करोड़ का प्लॉट लिया, वो गवर्नमेंट के खाते में मैंने 50 लाख का शो करा, 2.5 करोड़ जो मेरा ब्लैक मनी थी वो भी उसके अंदर रिफंड हो गई और 1.5 करोड़ का मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो मैंने उसको कहा यार एक काम करो, वो तो 2 प्लॉट पढ़ाने दो। और मैंने कहा यार अब मैं अपने कारोबार से और पैसे निकालता हूँ, और मैंने कहा एक काम करो 10 करोड़ रुपये तुम लो और मुझे 3 और प्लॉट दिला दो। तो रफ्ता रफ्ता क्या हुआ कि ये सारा पैसा आपका इंडस्ट्री का निकल के आपके रियल एस्टेट के अंदर चला था। अब रियल एस्टेट के अंदर देखें पाकिस्तान की आबादी कितनी है, 22 करोड़। 22 करोड़ का 1% कितना होता है, 22 लाख। 22 लाख का 1% कितना होता है, 22,000। तो 22,000 भी ऐसे लोग नहीं है कि जिन्होंने इन प्रॉपर्टियों के अंदर पैसों को दफन कर करके पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश कर दिया। और अगर यही गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी होती, वन विंडो सॉल्यूशन होता, और अगर कारोबारियों के लिए अपना जो भी अपना रिटर्न का सिस्टम होता, खुदकार सिस्टम होता, सारे अच्छे सिस्टम चल रहे होते, तो बिलीव करें कि आज ये पैसा बजाय रियल एस्टेट में लगने के, ये पैसा आज इंडस्ट्री में लगा होता। और अगर ये इंडस्ट्री में लगा होता तो अगर आज मैंने 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी ली, तो 1 अरब की प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट के मैंने 200 मिलियन, क्योंकि इसकी ऑफिशियल मिलियन 200 मिलियन की है, तो 200 मिलियन में मैंने अगर 3 साल बाद प्रॉपर्टी बेची तो मैंने गवर्नमेंट को 3 साल में एक दफा 200 मिलियन पर टैक्स दिया। और अगर वही 1 अरब रुपए मैंने अपनी इंडस्ट्री में लगाए होते तो मैं इसको 4 टाइम टर्नओवर करता, गवर्नमेंट को 1 अरब के ऊपर 4 दफा टैक्स देता, गवर्नमेंट को 4 दफा विदहोल्डिंग टैक्स देता, गवर्नमेंट को 4 दफा सेल टैक्स देता, और कम से कम मैं 400 लोगों को एम्प्लॉय करता। तो आप बताएं कि आज पाकिस्तान कहां का कहां जाता। और ये सिर्फ वही नाकिस पॉलिसियां थी जिनकी वजह से पैसा निकल के या प्रॉपर्टी में चला गया, या दुबई चला गया, या दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाके इन्वेस्ट हो गया। इवन ये कि लोगों ने जाके बांग्लादेश में इंडस्ट्रीज लगाई। लेकिन मैं उन लोगों को भी अच्छा नहीं कहता
मैं उन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं कहता, और मैं कहता हूं कि ये वो लोग थे कि जैसे आपकी माँ है, और अगर आपने अपनी माँ को प्रॉब्लम में देखा, आपने अपनी माँ को कैंसर में देखा और अपनी माँ को छोड़कर आप कहीं और चले गए, इसी तरह से आपने अपने मुल्क को जब मुश्किल में देखा, अपने प्रॉब्लम में देखा, तो आप अपने मुल्क का पैसा निकाल के लेके आपने बाहर दफन कर दिया। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितने लोग पाकिस्तान से पैसा निकाल के बाहर लेके गए, उन्होंने कभी उन पैसों को एंजॉय नहीं किया। तो मैं आपके तवज्जुह से लोगों को कहूंगा कि अच्छा हो बुरा हो जैसा हो, जो भी पैसा है अपने मुल्क में आप इन्वेस्ट करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप इससे जरूर पैसा कमाएंगे। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि मैंने 2008 के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश की थी बाहर, लेकिन जब मैं बाहर गया, जब मैंने उनके हालात देखे और जब मैंने उनकी पॉलिसी देखी, तो मैंने कहा नहीं यार, पाकिस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है पैसा लैंड करने के लिए। तो मैंने उन पैसों को पाकिस्तान में पार करा, और उसके बाद 5 साल तक मैं वहां की भी ग्रोथ देखता रहा और पाकिस्तान की भी ग्रोथ देखता रहा। आप बिलीव करें कि वहां की ग्रोथ की निस्बत मैंने 4 टाइम ज्यादा ग्रोथ पाकिस्तान के अंदर मैंने पाई। तो वक्त होता है, मुश्किल होती है, लेकिन उन मुश्किल के अंदर जो बंदे खड़े रहते हैं वो बंदे हमेशा कमा जाते हैं। लेकिन जो बंदे लोग मुल्क से पैसा लेके चले जाते हैं, वो अपने आप का एहतसाब खुद करें कि जब वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनकी इन्वेस्ट बांग्लादेश चलेगी, तो उनको रातों नींद आनी नहीं चाहिए। इसलिए कि बांग्लादेश की पॉलिसी कभी चेंज हो सकती है, दुबई की पॉलिसी कभी चेंज हो सकती है, या दूसरे ममालिक उनकी पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकती है। लेकिन अगर आपके मुल्क की पॉलिसी चेंज होगी तो आप ही के लिए होगी, इसलिए कि आपका पैसा आप ही के मुल्क में मौजूद है, उसका अच्छा बुरा सब आप ही के साथ। जो आपके साथ बुरा भी होगा ना, तो वो इनडायरेक्ट पाकिस्तान में किसी न किसी के लिए अच्छा जरूर हो रहा होगा। तो अपने पैसों को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान को कायम करें, पाकिस्तान को बिल्ड करें और पाकिस्तान के लिए काम करें। देखिए, हम ये इवेंट इसलिए करते हैं कि जब हमने कराची बिजनेस फोरम एंड थिंक टैंक बनाया था, तो इसका एक मकसद ये था कि अगर आप अभी आज के दौर में देखें तो गवर्नमेंट के किसी किस्म का कोई एक ऐसा इदारा नहीं है कि जिसके बिहाफ के ऊपर मैं कहूँ कि अगर जैसे एक कोई बंदा इटली के साथ काम कर रहा है, कोई बंदा अमेरिका के साथ काम कर रहा है, कोई बंदा जर्मनी के साथ काम कर रहा है। तो कराची बिजनेस फोरम एंड थिंक टैंक तकरीबन कोई 8 से 10 साल पहले वजूद में आया था। उससे पहले उन लोगों का कोई मसाइल, कोई प्रॉब्लम अगर होते थे, तो गवर्नमेंट का कोई एक ऐसा इदारा नहीं होता था जो इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और लोगों की रसाई उन कौंसलेट तक या उनके कमर्शियल कौंसलेट तक नहीं हो पाती थी। तो ये काम हमने एक ब्रिज बन के हमने काम शुरू करा, और वो हम पाकिस्तान के जितने भी कारोबारी लोग थे, एक्सपोर्टर्स थे, उनके दरमियान और एक फॉरेनर्स के दरमियान में हम एक ब्रिज बने। और फिर मैंने अपने घर से एक यूनिक किस्म का ब्रेकफास्ट स्टार्ट करा, जिसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर्स आए करते थे, उनके ट्रेड कमिश्नर आए करते थे। तो मैं आपको एक मिसाल की बात देता हूँ कि आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले एक ज़माना था कि जो लोग यहाँ से अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते थे, तो उनका वीज़ा सिक्योरिटी के अंदर 5-5 साल, 2-2 साल फंस जाता था, और 2 साल तक उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं आया करती थी। तो मैंने अपने घर पर ही, माइकल डॉडमैन के ज़माने में उनके कौंसल जनरल होते थे, तो उनसे मैंने अपने प्रॉब्लम बयान किया। तो उस वक्त उस तकरीब के अंदर और भी ऐसे बिजनेसमैन, एक्सपोर्टर्स मौजूद थे जिनके वीज़े इस प्रोसेस में फंसे हुए थे। तो उन्होंने फिर कहा ठीक है, हम इसके ऊपर काम करेंगे और इसको एक्सपीडाइट करेंगे। और आइंदा 2 या 3 महीने के बाद उन्होंने फिर मुझे ही बताया कि हाँ भी ठीक है, हमने इसके ऊपर वो कर लिया है, अब आपके लोगों के जो पासपोर्ट हैं वो इतने तक नहीं फंसा करेंगे, और हमने सिक्योरिटी क्लियरेंस आपकी जल्द अज जल्द मिल जाया करेगी। तो उस वक्त जितने लोगों के पासपोर्ट फंसे थे, सारे के सारे वहाँ पे हमने उनको इमीडिएटली उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कराया। इसी तरह से एक ज़माना था जब कनाडा के अंदर जब कोई बंदा वीज़ा अप्लाई करता था, तो उनका 6 वीक का प्रोसेस होता था, और 6 वीक में अगर आपको पासपोर्ट चाहिए होता था तो वो आपको वहाँ पे प्रोसेस आपका रोक देते थे और आपका पासपोर्ट वापस देते थे। जब आप दोबारा पासपोर्ट भेजते थे तो आपका प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होता था। तो कनाडा का एम्बेसडर मेरे घर नाश्ते पे था। जब मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई तो उसने उसको बड़े उससे सुना, और उसके बाद 1 हफ्ते बाद उसकी मेरे पास ईमेल आई कि राशिद तुम्हारा वो बिल्कुल सही था, और हमने इसको फिल वक्त 6 हफ्ते के लिए कर दिया है। और एक काम हमने और ये कर दिया है कि अब अगर कोई बंदा पासपोर्ट लेगा तो उसका प्रोसेस रुकेगा नहीं, और टोटल हमने प्रोसेस का टाइम आधा कर दिया है। और हम बहुत जल्दी कोशिश करें कि पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन वीज़ा सबमिशन भी स्टार्ट कर देंगे। तो हार्डली 6 महीने बाद उसकी मेरे पास ईमेल आई कि राशिद हमने ऑनलाइन भी दोबारा स्टार्ट कर दिया। और इत्तेफाक से उस दिन भी वो मेरे घर के पर नाश्ते पर ही था, तो उसने वहीं पे अनाउंस किया कि हमने पाकिस्तान के लिए अब ऑनलाइन सबमिशन भी स्टार्ट कर दिए। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग होते थे जिनके कोई ट्रेड से रिलेटेड होते थे। तो जब भी कोई एम्बेसडर या कॉन्सुलेट जनरल आता है तो उसके साथ उनका ट्रेड कमिश्नर भी आया होता है, और वो वहाँ पे उनके साथ बैठ के जो भी उनके मसाइल होते हैं, उनके जो प्रॉब्लम होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। और फिर उनके अंदर अगर आज आप देखें तो एक फॉरेन कम्युनिटी के अंदर एक बिजनेसमैनों का एक अल्टीमेट इमेज कायम हुआ है, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर शायद
मेरा भी बहुत ज़्यादा किरदार है कि बिजनेस कम्युनिटी को और जो फॉरेन कम्युनिटी है उनको आपस के अंदर एक दूसरे के साथ मिलाने में मैं समझता हूँ कि मेरा एक अच्छा किरदार है इसका। देखिए, अभी तक तो हमने अपनी मार्केटिंग में कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए जाते थे तो हमने, जैसे इंग्लैंड में हमारे 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो हम उनके साथ जाते थे, तो हम लंदन से स्टार्ट करते थे और ग्लासगो तक हम पर्सनल उनके पास खाली हमारी कैटलॉग होती थी। और क्योंकि हम इंटरनेशनल अप्रूव सप्लायर हैं यम के, मैकडोनल्ड के, बर्गर किंग के, KFC के, इन सब के, तो इसलिए हमको मार्केटिंग में ज़्यादा मसला नहीं होता था। लेकिन अब जो हम एक विज़न लेके जा रहे हैं, उस विज़न के लिए अब हमने अपने एक सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की, जिसके अंदर हम अपने फेसबुक के ऊपर आप भी को इंशाल्लाह ताला इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हमारी लिंक्डइन के ऊपर हमारी मार्केटिंग स्टार्ट हो चुकी है, इंस्टाग्राम के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा अभी जैसे एक टूर्नामेंट अभी हम करवा रहे हैं, सिंध आज़ादी सिंध आफिफ आज़ादी सिंध टेनिस चैम्पियनशिप करा रहे हैं। तो अब हमारे बहुत सारे जो है समझ लें कि आइंदा 5 साल में हमारी बेतहाशा हम मार्केटिंग के ऊपर जाएंगे। ऑफिस टाइम के बाद जो मेरा मेन मशगला है वो ये बैडमिंटन मेरा साथी है, और तकरीबन 13 साल की उम्र से बैडमिंटन खेल रहा हूँ। और जैसे 5 वक्त की नमाज टाइम के साथ पढ़ता हूँ, उसी तरह टाइम के साथ बैडमिंटन जरूर खेलता हूँ। और उसके बाद जो मेरे बेस्ट हॉबी है वो ये है कि न्यूज़ चैनल देख। उमर, आपका बहुत शुक्रिया, आपके मेगा इवेंट टीवी का बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह से जिस तरह से आप बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं, जिस तरह से आप बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर जो लोग एक अच्छा पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रहे होते हैं, आप जिस तरह से उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं, जिस तरह से आप उनको उजागर कर रहे होते हैं, जिस तरह से आप पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी की खबरों को उजागर कर रहे होते हैं, जिस तरह से आप पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी के जितने भी इलेक्शन होते हैं उससे लोगों को आप जिस तरह से इन्फॉर्म रखते हैं, और जिस तरह आपने लोगों को मोटिवेट रखा हुआ है, जिस तरह माशाल्लाह से आपने अपने बेतहाशा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोगों को गैदर करा हुआ है, और आप उनको सुबह शाम बिजनेस कम्युनिटी की, बिजनेस एक्टिविटी की और बिजनेस पॉलिटिक्स से जिस तरह से लोगों को आप सुबह शाम अवेयर रखते हैं, इन सब के अंदर आपकी बिजनेस की कम्युनिटी की खदमात को मैं खराज तहसीन पेश करते हुए आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको ऐसी कामयाबी के रास्ते और आपके कामयाबी का जो सफ़र है इसके अंदर अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तकरीर अता फरमाता है।